भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं में नेक्स्ट है विपक्षी दल का बहुदलीय स्वरूप। अब भारत में क्योंकि बहुदलीय शासन प्रणाली है तो ऐसे में संसद में विपक्ष में भी एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, और जब विपक्ष में एक से अधिक राजनीतिक दल कार्य करते हैं तो ये स्थिति कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करती है, क्योंकि विपक्ष का कार्य होता है आलोचना करना, और ये जो आलोचना है केवल आलोचना करने के लिए ना हो बल्कि रचनात्मक आलोचना हो जिससे जनता को, शासन को कोई फायदा हो। तो ऐसे में जब विपक्ष में अनेकों राजनीतिक दल हैं, उन सब के अपने अलग अलग राजनीतिक हित हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, तो वो कई बार सत्तारूढ़ दल की किसी महत्वपूर्ण नीति की आलोचना भी एकजुट होकर नहीं कर पाते। तो ये जो बहुदलीय विपक्षी दल है, इससे ना तो जनता की इच्छा का सही प्रतिनिधित्व हो पाता है और ना ही ये शासक दल का कोई विकल्प प्रस्तुत कर पाता है। नेक्स्ट है इसमें संसद में विपक्षी दल के नेताओं की विशेष स्थिति। 1977 में भारतीय संसद ने विपक्षी दल के नेताओं के वेतन और भत्तों के संदर्भ में एक अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल के नेताओं को विशेष स्थिति और सुविधाएं दी गई हैं। ये विशेष स्थिति और सुविधा क्या है कि जो विपक्षी दल जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होगी, उस दल के नेता को लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उस दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, मान्यता क्या है कि जिस दल को शासक दल के पश्चात सबसे ज्यादा स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए हों और उस दल के स्थानों की कुल जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा के कुल स्थानों का 10वां भाग या इससे ज्यादा हो, तो ऐसे दल के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उसे वो सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। वास्तव में ये जो अधिनियम है, ये व्यवस्था जो है ये एक तरह से इंग्लैंड की व्यवस्था से प्रभावित है। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ 2 राजनीतिक दल हैं और ऐसे में जब चुनाव होते हैं इंग्लैंड में तो एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है और दूसरा जो राजनीतिक दल है वो थोड़ा सा बहुमत से पीछे रहता है। तो दूसरे राजनीतिक दल का जो विपक्षी दल है उसके नेता को एक वैकल्पिक सरकार का नेता माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल है यदि वो अल्पमत में आता है तो विकल्प क्या है, दूसरा जो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाएगा और उसका जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ही भारत में भी ये प्रावधान किया गया कानून के माध्यम से। तो इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। अब जैसे अभी पीछे हमने जाना कि हमारे देश में विपक्ष में भी अनेकों राजनीतिक दल होते हैं, विपक्ष भी बहुदलीय स्वरूप का होता है। तो इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल किसे माना जाएगा, जिसे उस विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हैं, और वो जो सबसे ज्यादा सीटें जिसे प्राप्त हैं वो सीटों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों का 10वां भाग या उससे अधिक हो, तभी उसके नेता को मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उसके नेता को विशेष जो दर्जा है कैबिनेट स्तर के मंत्री का वो प्राप्त होगा। जैसे 2014 में और जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें विपक्ष में कोई भी जो दल है वो इस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट है इसमें दलों में गुटबंदी। अब जितने भी राजनीतिक दल भारत में हैं, लगभग सभी राजनीतिक दल इस बुराई का शिकार हैं। हर राजनीतिक दल में आंतरिक गुटबंदी है, माने दल के अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं और वो जो गुट हैं उनमें आपस में परस्पर टकराव रहता है। ये आंतरिक जो गुटबंदी है ये कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, और इस तरह इसी के आधार पर कई बार इन दलों में विभाजन भी हुए हैं। जो इनके नेता हैं इन दलों से अलग भी हुए हैं। भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें ये आंतरिक गुटबंदी ना हो। नेक्स्ट है इसमें
आंतरिक लोकतंत्र की कमी। भारत में तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, लेकिन ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इनमें लोकतंत्र की कमी है। हर राजनीतिक दल का एक संविधान होता है, कुछ नियम होते हैं हर राजनीतिक दल के, कि जैसे राजनीतिक दल की जो सदस्यता है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, दल के अंदर चुनाव कैसे होंगे, दल की जो कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, महासचिव कैसे चुना जाएगा, ये सारा जो राजनीतिक दल का अलग संविधान होता है उसमें वर्णित होता है। उसके आधार पर इन राजनीतिक दलों के जो चुनाव हैं, राजनीतिक दलों के अंदर ये जो पदाधिकारी चुने जाने हैं, हर साल इनके संगठन के चुनाव होने चाहिए। लेकिन ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनमें इस नियम का जो अनुसरण है वो नहीं किया जाता, समय पर इनके चुनाव नहीं होते, और जो दल के अंदर के उच्च पद हैं उनको लोकतांत्रिक आधार पर नहीं चुना जाता। तो ऐसे में जो दलों के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ मिसिंग रहता है। जितने भी फैसले लिए जाते हैं राजनीतिक दलों की जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, क्षेत्रीय इकाइयां माने जैसे अब हम बात करें, एक तो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी के नेता हैं। इसी तरह से एक हम बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के जो महासचिव हैं उनकी बात करें, और दूसरी ओर कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं उनकी बात करें, तो हर राजनीतिक दल में ये बुराई है कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो हाईकमान के द्वारा लिए जाते हैं। भारत में जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जिस राजनीतिक दल का वो है, और उस राजनीतिक दल की सरकारें जितने राज्यों में हैं, उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्यों के निर्णयों के लिए पहले प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष से बात करेंगे। इसी तरह से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जिनकी सरकारें हैं, अब किसी प्रांत में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की प्रांतीय सरकार अपने प्रांत के लिए कोई फैसला लेने के लिए कांग्रेस महासचिव, जो राष्ट्रीय महासचिव है या अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे, वो निर्णय लेंगे। तो माने कोई भी दलीय नेता है किसी भी राजनीतिक दल के, वो खुद अपने क्षेत्र के लिए फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पार्टी हाईकमान फैसला लेती है, वो केवल उन फैसलों को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको लागू करते हैं। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक दलों के गलत आधार। अब ये ठीक है कि हमारे संविधान ने हमें राजनीतिक दल के गठन का अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर किसी नए राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया राजनीतिक दल अस्तित्व में तभी आना चाहिए जब उसका कोई नया विजन हो, कोई अलग आर्थिक या सामाजिक विचारधारा हो, कोई नया विचार हो। कोई जो भी राजनीतिक दल जो अस्तित्व में आता है नया, उसका कोई अलग से सामाजिक आर्थिक आधार होना चाहिए, कोई सिद्धांत होना चाहिए, किसी सिद्धांत के आधार पर कोई नया राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक दल अस्तित्व में आते हैं नए, वो या तो धर्म के नाम पर या नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, या फिर दल में गुटबंदी थी, जो सेकंड लाइन के नेता हैं उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल बना लिया। अब विचार तो उनके उसी राजनीतिक दल वाले हैं, सिर्फ एक झंडा अलग से खड़ा कर लिया, अपना एक अलग संगठन और बना लिया। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के जो गठन के आधार हैं हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं गलत हैं।